नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल हॉटस्पॉट स्टडी पर। और आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम यूएनओ है, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, पहले इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसका एवोल्यूशन कब हुआ, इसके मेन ऑर्गन्स देखेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सारी बातों की बात करेंगे हम। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे इंट्रोडक्शन से। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर में इसको बनाया जाता है दोस्तों। यूएन चार्टर लेके आया जाता है जिस पर 50 देश सैन फ्रांसिस्को में यूएसए में मिलते हैं, यानी 51 देश मिलते हैं। पोलैंड जो होता है वो बाद में आता है, क्योंकि वहां पर कोई स्टेबल गवर्नमेंट ना होने के कारण वो किसी को बुला नहीं पाते हैं वहां के रिप्रेजेंटेटिव को जो उस पर हस्ताक्षर करे। लेकिन अंततः उस पर 51 देश जो है हस्ताक्षर करते हैं यूएन चार्टर पर 26 जून 1945 को। जिस समय इसकी स्थापना हो रही है दोस्तों, आपको याद रखना है कि उस समय 51 कंट्रीज है और 51वां जो देश है वो आपका पोलैंड है। और इस समय की बात करें प्रेजेंट टाइम में 193 सदस्य हैं, इसके मेंबर्स हैं। और 193वां जो सदस्य है आपका वो सूडान है, साउथ सूडान। और 2011 में जुलाई में इसको ऐड किया गया था। यूएन के इतिहास को समझा जाए दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि पास में बहुत सारे वॉर होते हैं। 1899 में एक कॉन्फ्रेंस होता है इंटरनेशनल पीस पर कि विश्व में कैसे शांति को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, 1899 में ये इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस होता है हेग में, जहां पर दो बातें होती है कि वॉर्स को कैसे होने से रोका जाए और क्राइसिस को कैसे पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। समय बीतता है दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत होती है। उसमें 1914 में ही हमें सबसे बड़ा वॉर देखने को मिलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है जो 1918 तक चलती है, जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल की हानि देखने को मिलती है। हम देख सकते हैं कि जो आंकड़ा रिकॉर्ड्स के हिसाब से बात करें तो 40 मिलियन लोग इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। 20 मिलियन लोग अपनी जान गंवा देते हैं दोस्तों। और बाकी जो विधवाएं हैं उसमें ऑर्फन्स हैं, जो बहुत सारे बच्चे जो हैं अनाथ हो जाते हैं। बहुत सारे लोग, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। इसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं वर्ल्ड वॉर वन के। वर्ल्ड वॉर वन ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के साथ खत्म होती है दोस्तों। और उसी समय यूएस के प्रेसिडेंट यानी वुड्रो विल्सन 14 पॉइंट सजेस्ट करते हैं जो इस वॉर के लिए होता है। ठीक है, वॉर को कैसे प्रिवेंट किया जाए। उनका 14th पॉइंट कहता है कि हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देयर शैल बी अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिवेंट द वॉर्स, टू प्रिवेंट फ्रॉम डिस्प्यूट्स। ठीक है, इसी के हिसाब से लीग ऑफ नेशन का जन्म होता है दोस्तों। जो लीग ऑफ नेशन को इसलिए बनाया जाता है दोस्तों कि ये वॉर इतनी बड़ी स्केल पे होती है कि उनका मानना होता है कि अब हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो पावरफुल होगा और आगे आने वाली वॉर्स को वो रोकेगा। इसका सबसे बड़ा काम यही था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ना होने देना। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अलाइड फोर्सेस एक्सिस फोर्सेस से लड़ती हैं। और ये वॉर 6 साल तक चलता है, यानी इसके टाइम पीरियड है 1939 से 1945 के बीच में ये वॉर होती है दोस्तों। इसमें और भी बड़े स्केल पर हानि होती है, करोड़ों लोग जान गंवा देते हैं। सेम चीजें बहुत सारे देशों में रिसेशन आ जाता है, यूरोप इसका अखाड़ा बनता है। मेनली रूप से हम देखा जाए तो यूरोप में ही ये वॉर होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके बाद जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होती है दोस्तों, समाप्त कैसे होती है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पर हमें एक यूनिक एक घटना देखने को मिलती है, बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन हमारे हिसाब से इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन जिस पर यह हमला हुआ वो आज भी इससे शोषित है। परमाणु न्यूक्लियर अटैक्स देखने को मिलते हैं जो अमेरिका द्वारा जापान पर किया जाता है। उसके दो बड़े बड़े शहरों पर जो आज है हिरोशिमा और नागासाकी पर यह अटैक देखने को मिलता है। वहां पर आज भी इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है दोस्तों। वहां पर जो बच्चे हैं वो लंगड़े लूले पैदा होते हैं और जो इस अटैक में बहुत सारे लोग मर चुके हैं, जो बचे कुचे हैं उन पर आज भी इसका प्रभाव जो है वो साफ देखने को मिलता है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्त होता है दोस्तों तो हमें देखने को मिलता है 26 जून 1945 को यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर होता है, जिसमें 50 देश, मैंने आपको बताया पहले ही इंट्रोडक्शन में कि 50 देश यानी 51 देश टोटल होते हैं पोलैंड को मिला करके, वो सैन फ्रांसिस्को यानी यूएसए में मिलते हैं और यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर करते हैं यानी सिग्नेचर करते हैं। इसके बाद ही 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का जन्म होता है। यूएनओ को ज्यादा पावरफुल बनाया जाता है इस बार दोस्तों, ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। यूएनओ की अगर बात करें तो सबसे बड़ी सफलता यही है दोस्तों कि आज तक देखा जाए तो जो इतने बड़े स्केल पर फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उस उतने स्केल पर हमें वॉर देखने को नहीं मिलते। छोटे मोटे वॉर्स देखने को मिलते हैं जो यूएसए की तरफ से, यानी अफगानिस्तान या वियतनाम वॉर हम देख सकते हैं, अफगानिस्तान में यूएसएसआर का हस्तक्षेप, ये छोटे मोटे वॉर्स हमें देखने को
मिलते हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पर कभी इसने वॉर नहीं होने दी। यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। इसके बाद जब यूएनओ बनता है दोस्तों, तो इसमें इसके कुछ ऑर्गन्स बनाए जाते हैं, यानी अंग हम कह सकते हैं, जिसको कुछ काम सौंपे जाते हैं। क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े देश को चलाने की बात हो रही है, तो कुछ ऑर्गन्स बनाए जाते हैं। मेनली रूप से 6 ऑर्गन्स बनाए जाते हैं दोस्तों। 6 कौन से होते हैं? तो पहला जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा सोशल एंड कल्चरल काउंसिल, चौथा ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे आईसीजे के नाम से जाना जाता है, और छठा हमारा सेक्रेटरीट। ठीक है, 6 ऑर्गन जो हैं इसकी स्थापना की जाती है। सबको अपने अपने काम दिए जाते हैं। जैसे आम सभा में अगर बात करें तो 193 मेंबर्स हैं और सबको एक एक वोट करने का अधिकार है। वहां पर मेन डिबेट जो है, यानी पॉलिसी मेकिंग या इंटरनेशनल लॉज को बनाना, वहां पर ये काम किया जाता है। दूसरा अगर बात करें, दूसरी बॉडी हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी मानी जाती है, जिसमें टोटल 15 सदस्य हैं। 5 परमानेंट है, यानी फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, रशिया, चाइना जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज, जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था वाली कंट्रीज हैं, इकोनॉमी वाली कंट्रीज हैं, वो 5 वीटो पावर होल्ड करती है। ठीक है, 10 जो कंट्रीज हैं वो नॉन परमानेंट है, जिनका हर 2 साल में री इलेक्शन होता है, यानी उनको हर 2 साल में री इलेक्ट होना पड़ता है उन्हीं 193 मेंबर्स के वोट से। तीसरा है दोस्तों हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं, जिनको हर 9 साल में री इलेक्ट होना पड़ता है। और इनका चुनाव कौन करता है? जो आम सभा है, यानी और जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये दोनों मिल करके इनका इलेक्शन करते हैं, यानी इनको चुनते हैं हर 9 साल में। चौथे ऑर्गन की बात करें दोस्तों, तो चौथा हमारा सोशल एंड कल्चरल काउंसिल है, जिसमें 54 मेंबर्स होते हैं और हर 3 साल में इनका री इलेक्शन होता है, यानी इनका टेन्योर सिर्फ 3 साल का होता है। पांचवें ऑर्गन की बात करें तो सेक्रेटरीट है दोस्तों, जिसमें एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, जिसको हिंदी में सचिव कहते हैं, और रिटन रिकॉर्ड्स जितने भी होते हैं वो सेक्रेटरीट संभाल के रखता है। जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी काम हो रहे हैं यूएनओ में, उसका रिटन रिकॉर्ड कौन रखता है? सेक्रेटरीट रखता है। छठा ऑर्गन दोस्तों हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल है, जिसको 1994 में डिसॉल्व कर दिया गया पलाऊ की आजादी के बाद। इसमें कुल 12 सदस्य थे और इसका काम मात्र इतना था कि इन 12 सदस्य देशों में, यानी जो 12 देश हैं, वो इस लायक नहीं है कि वो खुद रूल कर पाए, तो उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इस संगठन को बनाया गया था, इस ऑर्गन को बनाया गया था। इसी के साथ 1924 में जब लास्ट कंट्री यानी पलाऊ को आजाद करा लिया गया, उसके बाद इस ऑर्गन को डिसॉल्व कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि आज इस समय हमारे पास 5 ऑर्गन्स हैं जो मेनली रूप से काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा जनरल असेंबली, सेक्रेटरीट, सिक्योरिटी काउंसिल, सोशल एंड कल्चरल काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शामिल है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको कुछ कमियां लग रही है, कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ टॉपिक समझना है, तो आप मुझे ग्रुप में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।